दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि पिरामिड्स हमारी धरती के वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स में से एक है। सालों तक ये हमारे प्लैनेट के टॉलेस्ट मैन मेड बिल्डिंग्स रहे हैं। गीजा के पिरामिड्स जो कि 4000 साल पहले बनाया गया था, आज भी अपनी फुल पावर के साथ खड़ा है। 21st सेंचुरी के ह्यूमंस जो कि इतने ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, वो अब तक ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं कि इन स्ट्रक्चर्स को बिना बुलडोजर्स, फोर्क लिफ्ट्स और ट्रक्स के कैसे बनाया गया। फिर इतनी ज्यादा एनर्जी और टाइम सिर्फ एक बिल्डिंग को बनाने में क्यों खर्च करना। दोस्तों इजिप्शियंस अपने खजानों के लिए जाने जाते थे, तो क्या इन मॉन्यूमेंट्स में भी हिडन चेम्बर्स हैं जहां खजानों को छुपाया गया है। इजिप्शियन काल में फैरोज हुआ करते थे जो कि वहां के किंग्स कहलाते थे। सिर्फ एक पावरफुल फैरो ही इन स्ट्रक्चर्स को बनवा सकता था, लेकिन फैरोज इन बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स को क्यों बनवाएगा। इन पिरामिड्स को देखकर ये साफ साफ कहा जा सकता है कि ये किसी जिंदा इंसान के रहने की जगह तो नहीं थी। आज के इस वीडियो में हम हर चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक मेरे साथ। सीक्रेट्स ऑफ पिरामिड पार्ट 1। दोस्तों ये बात कहीं पर भी छुपी नहीं है कि पिरामिड्स को रिलीजियस पर्पसेस के लिए बनाया जाता था। एंशिएंट इजिप्शियंस वन ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन थी जो आफ्टर लाइफ यानी कि मरने के बाद के जीवन को मानता था। उनका मानना था कि इंसान का एक और पार्ट हमारे अंदर रहता है जिसे वो का कहते थे। जब ये फिजिकल बॉडी एक्सपायर हो जाती थी तब का एटर्नल लाइफ को एंजॉय करता था। ओसिरिस इजिप्शियंस के लिए गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड था जो कि मरने के बाद इंसान का टेस्ट लेता था। अगर आप वो टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपकी का हमेशा के लिए जिंदा रहती है और इटर्नल लाइफ को एंजॉय करती है। द ग्रेट पिरामिड्स और कुछ नहीं बल्कि पावरफुल फैरोज की टॉम्ब्स को रिप्रेजेंट करते थे। इजिप्शियन किंग्स चाहते थे कि पिरामिड्स के साथ साथ उनकी बॉडी भी हमेशा के लिए वैसी की वैसी रहे। इजिप्टोलॉजिस्ट का तो ये भी मानना है कि पावरफुल फैरोज अपनी डेथ के लिए सालों तक प्रिपेयर करते थे। इजिप्शियंस के लिए एक फैरो की डेथ सिर्फ उनके रूलर की डेथ नहीं थी, बल्कि ये उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दर्शाती थी। एक फैरो की डेथ इजिप्शियंस के लिए राइजिंग और सेटिंग सन को रिप्रेजेंट करती थी। इजिप्शियंस बिलीव करते थे कि फैरोज हॉरुस गॉड के अवतार हैं। उनकी डेथ के बाद वो ओसिरिस गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक तरह से डूबते हुए सूरज को रिप्रेजेंट करता है। उनकी डेथ के बाद फैरोज के सन यानी कि उनके बेटे हॉरुस के नए अवतार बन जाते हैं और उगते हुए सूरज को रिप्रेजेंट करने लगते हैं। इजिप्शियंस के लिए ये साइकिल एक कभी ना खत्म होने वाली साइकिल थी। इजिप्शियन माइथोलॉजी में हॉरुस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गॉड है। हॉरुस को मेजरली स्काई गॉड कहा जाता है और उसे फैल्कन बर्ड से एसोसिएट किया जाता है। आफ्टर लाइफ में भी जिंदा रहने के लिए फैरोज अपनी बॉडी को प्रिजर्व करवाते थे। इसी प्रोसेस को ममीफिकेशन कहा जाता है। ममीफिकेशन का प्रोसेस 3500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। क्रिमिनल्स को छोड़कर सभी इजिप्शियंस अपना ममीफिकेशन करवा सकते थे। हालांकि उस वक्त में भी रिच पुअर स्टेटस हुआ करता था। सिर्फ फैरोज ही सबसे कॉस्टली प्रोसीजर्स करवाते थे। अब मैं आपको जिस प्रोसेस के बारे में बताऊंगा वो शायद आपको बहुत अजीब लगेगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फैरोज की डेड बॉडी से पहले तो नाक के जरिए उनके ब्रेन को निकाल दिया जाता था, फिर उनके पेट को खोलकर हर चीज अंदर से बाहर निकाली जाती थी। एक बार अच्छे से पेट को पूरी तरह से साफ करने के बाद उसमें बहुत सारी चीजें जैसे कि स्पाइसेस भर के उसे फिर से सील किया जाता था। अब बॉडी को अच्छे से साफ करने के बाद फिर उसे लिनेन के कपड़े में लपेट दिया जाता था। यह प्रोसेस इतना असरदार था कि 1000 साल के बाद भी उनके स्कार्स, हेयर्स, स्किन और टैटूज अच्छे से प्रिजर्व्ड है। फैरोज के ममीफिकेशन के बाद वो तैयार हो जाते थे अपने टॉम्ब्स में जाने के लिए। उन्हें पिरामिड्स में बहुत गहराई में दफनाया जाता था और इसके साथ ही उनके कुछ कीमती खजानों को भी उनके साथ दफन कर दिया जाता था, जैसे कि ज्वेलरी, डेकोरेटिव स्टैचूज और ऐसी चीजें जो आफ्टर लाइफ में उनकी हेल्प करेंगी। अब दोस्तों हमें ये तो पता चल गया कि पिरामिड्स को बनाया क्यों जाता था, लेकिन अब जानते हैं कि इन अमेजिंग स्ट्रक्चर्स को बनाया कैसे गया था। दोस्तों पहला और सबसे लार्जेस्ट पिरामिड फैरो खुफू ने बनवाया था। इसे द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के नाम से भी जाना जाता है। ये करीब 138 मीटर्स ऊंचा है और इसे द पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है। द पिरामिड ऑफ खाफरी ग्रेट पिरामिड के बाद बनाया गया था और लास्ट में द पिरामिड ऑफ मैनकौरी को बनाया गया था। पिछले कुछ सालों में रिसर्चर्स ने पिरामिड से रिलेटेड बहुत सी डिस्कवरीज की है, जैसे कि पिरामिड्स के पास बसे ये छोटा सा शहर और कैसे पानी के जरिए पिरामिड
पिरामिड्स के ब्लॉक्स को मूव किया जाता था। सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इजिप्शियंस को पिरामिड्स बनाने का आइडिया एक रात में नहीं आ गया था। कई सेंचुरीज के डेवलपमेंट फेलियर्स और प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद वो सक्सेसफुली इसे बना पाए थे। पिरामिड्स की शुरुआत एक सिंपल रेक्टेंगुलर टॉम्ब से हुई थी, जिसे डेवलप करके 6 लेयर्ड स्टेप पिरामिड बनाया गया था, जिसमें बहुत से अंडरग्राउंड टनल्स और चेम्बर्स भी थे। फेरो स्नेफरू के वक्त में पिरामिड बिल्डिंग टेक्निक्स को और मॉडिफाई किया गया। इस फेरो ने करीब 3 पिरामिड्स कंस्ट्रक्ट करवाए हैं, जो स्टेप पिरामिड्स नहीं बल्कि स्मूथ फेस्ड पिरामिड्स थे, काफी हद तक वैसा जैसा कि आज हम पिरामिड्स को देखते हैं। लेकिन फिर भी फेरो स्नेफरू के आर्किटेक्ट्स परफेक्ट पिरामिड कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए थे। दाहसुर नाम की जगह पर एक पिरामिड पाया गया है, जो कि बेंट पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। गलत एंगल पर बनाने की वजह से इसका शेप बेंट दिखता है। ये दिखने में काफी अलग सा लगता है, लेकिन असलियत में ये सिर्फ एक गलत डिजाइन वाला पिरामिड था। स्नेफरू के बेटे खुफू ने अपने पिता और उनके पिता से सीख लेके द ग्रेट पिरामिड को सक्सेसफुली कंस्ट्रक्ट करवाया था। रिसर्चर्स इजिप्शियंस की परफेक्ट प्लानिंग को समझने में लगे हैं, जो वो पिरामिड्स को बनाने के वक्त यूज किया करते थे। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज नोट की गई है कि इजिप्शियंस के पास दिशाओं को एकदम परफेक्टली पता करने की कोई टेक्निक थी, जिस वजह से वो अपने स्ट्रक्चर्स को परफेक्टली चारों दिशाओं के साथ अलाइन कर पाते थे। खुफू का द ग्रेट पिरामिड ट्रू नॉर्थ के डायरेक्शन में 1/10 डिग्री पर अलाइंड है। लेकिन सवाल यह है कि उस वक्त ये कैसे किया जाता था, क्योंकि उस वक्त कंपास का तो नामो निशान नहीं था। ये बात अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। पिछले कुछ सालों से आर्कियोलॉजिस्ट गीजा के पोर्ट में खुदाई कर रहे हैं और माना जा रहा है कि यहीं से फूड और सप्लाईज को लाया जाता था। इजिप्शियन राइटिंग्स में पोर्ट ऑफ गीजा को बेहद इंपॉर्टेंट जगह बताया गया है, जहां से लाइमस्टोन ब्लॉक्स को लाया जाता था। ये ब्लॉक्स पिरामिड्स के आउटर केसिंग को बनाने में काम आते थे। इन लाइमस्टोन ब्लॉक्स को सबसे पहले तो खदानों से निकाला जाता था, फिर बोट ट्रांसपोर्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाया जाता था। इस पोर्ट के पास आर्कियोलॉजिस्ट को शहर के अवशेष मिले हैं, जहां बड़े बड़े घरों को बनाया जाता था। इन बड़े घरों में इंपॉर्टेंट वीआईपीज और छोटे घरों में लेबरर रहा करते थे। एक एस्टिमेट के मुताबिक इन तीनों पिरामिड्स को 10,000 लोगों ने मिलकर बनाया था। 2013 के एक स्टडी के मुताबिक हर रोज करीब 2000 किलो का मीट प्रोड्यूस किया जाता था, ताकि इन पिरामिड बनाने वालों को फीड किया जा सके। ये भी कहा जाता है कि वर्कर्स इतनी आसानी से इतना मेहनत का काम इसीलिए कर पाते थे क्योंकि उनके गांव से ज्यादा अच्छा खाना उन्हें यहाँ दिया जाता था। खुफू के द ग्रेट पिरामिड के बहुत से स्टोन्स हॉर्स शू शेप के खदान से लाए गए थे, जो कि कुछ ही दूर साउथ में लोकेटेड था। इन स्टोन्स को लैंड पर मूव करने के लिए इजिप्शियंस लार्ज स्लेज का यूज किया करते थे, जिसे बहुत से मजदूर मिलकर खींचा करते थे। जब इस स्लेज को खींचा जाता था, तब स्लेज के सामने आने वाले सैंड को पानी डालकर गीला कर दिया जाता था, जिससे कि उसका फ्रिक्शन कम हो जाए और स्लेज को मूव करना और आसान हो जाए। एंशिएंट इजिप्शियन आर्ट वर्क में भी कई जगह इन स्लेज के सामने पानी डालते हुए दिखाया गया है। लगभग सभी इजिप्टोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि एक बार स्टोन्स के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचने के बाद बहुत से रैंप सिस्टम की हेल्प से उन्हें ऊपर पहुंचाया जाता था। लेकिन ये इजिप्टोलॉजिस्ट ये बात नहीं बता पा रहे थे कि इन रैंप सिस्टम को बनाया कैसे जाता था, क्योंकि रैंप कम से कम 20 डिग्री पर इंक्लाइंड होनी चाहिए थी। और ये मत भूलिए कि हर एक स्टोन ब्लॉक का वेट 2.5 टन्स का हुआ करता था। अब दोस्तों, यहाँ एक अच्छी खबर ये है कि हमने एक न्यू डिस्कवरी की है, जो कुछ सवालों के जवाब तो दे ही सकती है। हाथनूब नाम के खदान के पास आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत ही अजीब सा रैंप मिला है, जो कि जमीन में खोदा गया है। पहली बात तो ये रैंप बेहद ही खड़ी है, और दूसरी ये कि इसके दोनों साइड्स में स्टेयर केसेस बने हुए हैं। इन स्टेयर केसेस में बहुत से होल्स बने हुए हैं, जहां शायद वुडन पोस्ट को लगाया जाता था। इस तरह का सिस्टम कहीं और डिस्कवर नहीं किया गया है। एक स्कॉलर ने नोट किया कि ये पोस्ट होल्स एक पैटर्न में बनाए गए थे, जिससे कि एक रोप और पुली सिस्टम बनाया जा सकता था, जिसकी हेल्प से बड़े स्टोन ब्लॉक्स को मूव किया जा सकता था। इस तरह के पुली सिस्टम उस वक्त के ग्रीक टेक्नोलॉजी में भी देखे गए थे।
हालांकि जो पुली सिस्टम हमने डिस्कवर किया है वो जमीन के अंदर खोदा गया था और इस तरह का कोई भी सिस्टम हमें द ग्रेट पिरामिड के आसपास नहीं मिला है। लेकिन इस डिस्कवरी से हम एक बात सजेस्ट कर सकते हैं कि शायद एंशिएंट इजिप्शियंस रोप और पुली सिस्टम के बारे में जानते थे और हो सकता है कि किसी तरह उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से द ग्रेट पिरामिड को कंस्ट्रक्ट किया था। हालांकि और भी कुछ थियरीज है जो लोगों को बेहद ही पसंद आती है, जैसे कि ये कहना कि एलियंस ने आकर इजिप्शियंस की हेल्प की थी। अब बिना किसी सॉलिड प्रूफ के इस थियरी को प्रूव करना बहुत ही मुश्किल है। जब पिरामिड्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते थे तब उन्हें स्मूथ लाइमस्टोन से केसिंग कर दिया जाता था। इजिप्शियन टेक्स्ट के मुताबिक ये लाइमस्टोन तूरा नाम के खदान से लाया जाता था जो कि पिरामिड ऑफ गीजा से काफी दूर था। इन लाइमस्टोन्स को नील रिवर की मदद से गीजा तक पहुंचाया जाता था और सिर्फ इस काम को ही करने में एक बोट ट्रिप में 4 दिनों का समय लग जाता था। अब दोस्तों पिरामिड्स के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं जो हमने आज के इस वीडियो में नहीं जाना। कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा और सीक्रेट्स ऑफ पिरामिड्स का दूसरा पार्ट भी जल्द ही रिलीज होने वाला है, तो उस वीडियो का वेट जरूर करना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो इस वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।